Good morning, students, and welcome back to our online classes for the economics. In previous lecture of economics, we have completed the what do you mean by indirect tax, what do you mean by factor cost, what do you mean by market price. ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने complete जो है कर ली थी. Now today's lecture we are going to discuss what do you mean by in domestic income and national income. ठीक है, क्या होता है डोमेस्टिक इनकम और क्या होता है नेशनल इनकम, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो नेशनल डोमेस्टिक इनकम is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of 1 year. अब एक बार फिर से डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो डोमेस्टिक इनकम वो है मनी वैल्यू. किसका मनी वैल्यू? तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, एक साल के अंदर किसी भी इकोनॉमिक डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी में अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे क्या है? फाइनल गुड्स. ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो होंगे, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरिंग अभी तक जो यूज होने के लायक नहीं है, जो इन प्रोसेस है, उसका वैल्यू यहाँ पे काउंट नहीं होगा. तो ऑल दी इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुके हैं उसका मॉनिटरी वैल्यू. ठीक है, अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे होने चाहिए? तो इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की, हम सपोज इंडिया की हम डोमेस्टिक इनकम काउंट करने जा रहे हैं, तो हमारे जितनी भी इकोनॉमिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है? हमारा डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, एक साल की हम कहेंगे कि भाई 2019-20 की डोमेस्टिक वैल्यू जो है 500 करोड़ है. डोमेस्टिक इनकम जो है इंडिया की वो 500 करोड़ की है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंडिया में जो है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, उसकी मनी वैल्यू कितनी थी? 500 करोड़. ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम एक बार फिर से मैं बता दूं, इट इज द मनी वैल्यू. ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू है. किसका मॉनेटरी वैल्यू है? तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमिक और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी है, अब कितनी डोमेस्टिक टेरिटरी, कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड होती है नहीं होती, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका मनी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, इट विल बी नोन एज डोमेस्टिक इनकम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम इफ नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. अब फैक्टर इनकम क्या होता है वो आपको पता है कि फैक्टर इनकम मतलब कि भाई रेंट मिला है, आपको वेजिस मिली है, या फिर आपको प्रॉफिट मिला है, या फिर आपको इंटरेस्ट मिला है, वो सारी चीज़ें क्या है? फैक्टर इनकम. ठीक है, फैक्टर इनकम एंड फैक्टर सर्विसेज. तो सर्विसेज कौन सी हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो हैं फैक्टर सर्विसेज. तो अगर नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि कोई दूसरी कंट्री से जो भी नेट फैक्टर इनकम जो अर्न हुई है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम, इट बिकम्स द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री. मतलब कि जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके पेरेंट्स जो हैं फॉरेन में काम करते हैं. ठीक है, यूके हैं, नैरोबी हैं. तो अगर उनको उनकी जो भी अर्निंग है वो अगर हम ऐड कर दें यहाँ पे नेट इनकम, ठीक है, उन लोगों की नेट मतलब उनका स्पेंडिंग बात करने के बाद उन लोगों ने जो भी यहाँ पे सेंड किया है या फिर जो भी उनके पास है वो अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम. ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री हैं वो फैक्टर इनकम, जितनी भी वो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं टू अब्रॉड, ठीक है, बाहर में फॉरेन में जितनी भी वो फैक्टर इनकम अर्न करेंगे उस फैक्टर इनकम को अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दें, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम. ठीक है, इट विल बिकम अ नेशनल इनकम. तो एक बार फिर से, इफ नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, तो मतलब इन्होंने जो अर्न किया और जो स्पेंड किया होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से अर्न किया बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. तो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कौन कहलाएगा? द इंडिविजुअल हु इज स्टेइंग आउट ऑफ द कंट्री. ठीक है, किसी भी दूसरी कंट्री में रह रहा है और हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो क्या? नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड बाय
normal resident of a country is added to the domestic income, it becomes नेशनल इनकम। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। ओके, तो वो है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, नाउ वी हैव द डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। हम इन डिटेल डोमेस्टिक इनकम जो है वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको इन डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होता है ये डोमेस्टिक इनकम या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम को हम ये दूसरे इस नाम से भी कह सकते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, दैट वी ऑलरेडी स्टडी। डोमेस्टिक इनकम मीन्स इट इज द मनी वैल्यू। ठीक है, वो क्या है, मनी वैल्यू है। अगर डोमेस्टिक इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक, मतलब कि अगर जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं इंडिया में, उन्होंने जो भी चीजें प्रोड्यूस की है विद इन दी 1 ईयर एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, उन सभी का सम करेंगे तो हमारी वो क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड इन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर, या फिर हम कह सकते हैं तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है वो हमें पता चल गया। डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब कि जितने भी डोमेस्टिक इकोनॉमी हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे हमारे टेरिटरी में जितनी भी जो भी बिजनेस प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, उन्होंने जितना भी प्रोडक्ट बनाया है उनका सम, उनका टोटल जो वो है क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, द वॉट एवर अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द डोमेस्टिक फर्म और डोमेस्टिक यूनिट इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब कि हमारे इंडिया में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, जो भी चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, चाहे वो कोई भी गुड्स प्रोवाइड करते हो, तो उन्होंने एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है एट द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो भी चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस की है उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, सम ऑफ, मतलब टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हुआ है एट द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, नेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है एट द फैक्टर कॉस्ट विल बी नोन एज डोमेस्टिक इनकम, उसे भी हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आज का टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो मेनली देयर इज 3 कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम आर देयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी 1 by 1। ठीक है, क्या होता है वो हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर का, वो है नेट डोमेस्टिक कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम और कंपोनेंट्स ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के कंपोनेंट्स भी हम कह सकते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस अलग होगा और अभी जो है एट फैक्टर कॉस्ट अलग है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो 3 कंपोनेंट्स हैं मेजरली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसे हम डिनोट करेंगे COE से। ठीक है, कहीं पे भी आपको अगर सम पूछे जाते हैं तो वो ही डायरेक्टली यही दिया होगा, COE एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, डिनोट किया जाएगा OS के साथ। ठीक है, इट विल बी डिनोटेड एज OS। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट विल बी डिनोटेड बाय MI। ठीक है, क्या होगा, MI, ये MI से डिनोट किया जाएगा, सरप्लस OS और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE। ठीक है, तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। और एज ए नेम सजेस्ट, अगर आप ऐसे ही नेम से ही जाओगे तो भी आप इजीली समझ जाओगे, लेकिन वी आर गोइंग टू 1 by 1। ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट 1 by 1। तो क्या होते हैं कंपोनेंट्स और क्या इसका मीनिंग है, लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ
employee, that is COE. तो compensation of employee refers to all monetary and non-monetary benefits, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है। तो मतलब कि मॉनेटरी बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं कि भाई आई एम वर्किंग समवेयर एंड आई एम अर्निंग सम मनी, ठीक है, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ और मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे वेजेस मिल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम टीचिंग इन द नारायणपुर गुरुकुल एंड आई एम स्टेइंग ओवर देयर विदाउट एनी चार्ज, ठीक है, मैं जो वहीं पे ही रह रहा हूँ और वहीं पे ही मुझे फूड मिल रहा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, तो वो क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब बेनिफिट दैट आई रिसीव्ड इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म, ठीक है, मुझे जो है पैसा नहीं मिलेगा लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू अर्न मनी बट आई एम गोइंग टू अर्न फैसिलिटीज, मुझे जो है कुछ फैसिलिटीज जो दी जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि आई एम स्टेइंग ओवर देयर, ठीक है, मुझे जो है फ्री हाउस दिया गया है, मुझे जो है क्या बोलते हैं इसे, फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, मुझे जो है फ्री कुक घर पे मुझे दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय विल इंक्लूड ऑल द मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट विच एम्प्लॉई रिसीव्स, मतलब अगर आई एम द एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर मुझे कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर मुझे एम्प्लॉय, मेरा एम्प्लॉयर जो है, मेरा जो जॉब प्रोवाइडर है, इफ दे आर प्रोवाइडिंग मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी बेनिफिट विच इज वेदर इट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है, तो इट इज द रिफर्स टू ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, हर वो एक बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, किसके थ्रू, विच एम्प्लॉय रिसीव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर एम्प्लॉय को डायरेक्टली मिलता है या फिर इनडायरेक्टली भी मिलता है, तो वो हर एक बेनिफिट्स को हम क्या कहेंगे, देयर एम्प्लॉयर्स इन रिटर्न ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, आई एम गिविंग सम सर्विसेज, इन रिटर्न आई एम रिसीविंग any form of benefit, if I am receiving a salary, if I am receiving a wages or any non monetary benefits like they are providing me rent, free house, ठीक है, they are providing me a cook, they are providing me food, तो वो सारी चीजें क्या होगी, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड होगा, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड होगा। अब जैसे मैंने अभी बताया, इट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, जो भी वेजेस मिलते हैं, जो भी सैलरी मिलता है, वो सारी चीजें आएंगी। कंपनसेशन इन काइंड लाइक रेंट, फ्री अकोमोडेशन, फ्री लंच एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी कहा कि भाई फ्री रेंट दे रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मी हाउस, ठीक है, या फिर रेंट दे रहे हैं, या फिर दे आर प्रोवाइडिंग में लंच बेनिफिट और दे आर प्रोवाइडिंग में फूड, ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, अगर वो सारी चीजें कि भाई बहुत सारी कंपनियां जो हैं प्रोविडेंट फंड देती हैं, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करती हैं, इवन दे विल प्रोवाइड यू द इंश्योरेंस टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, तो ऑल विल कम्स अंडर द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज न monetary, it is refers to the all monetary and non monetary benefit received by the employee from their employer directly or indirectly in return of rendering services, अगर मैं कुछ सर्विसेज दे रहा हूं तो उसके रिटर्न में मुझे जो भी कंपनसेशन मिलेगा, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इट विल बी नोन एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, नंबर 2 इज ऑपरेटिंग सरप्लस, OS। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब किसी भी एक इकोनॉमिक टेरिटरी में जितने भी लोग हैं, वो अगर कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं विद द बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड बिकॉज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि भाई मैं जो हूँ, मेरा यहाँ पे घर है, ठीक है, बहुत सारे जमीन है, बहुत सारे मेरे हाउसेस हैं, तो उसको मैंने रेंट पे दे के रखा है, तो अगर मुझे वो रेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आई एम अर्निंग समथिंग, ठीक है। मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ और मेरा एक्स्ट्रा एक घर है, उसको मैंने रेंट पे भी चढ़ा दिया, तो जॉब कर रहा हूँ, उससे अगर मुझे सैलरी आएगी तो वो इसमें ऐड होगा, और अगर मुझे वो घर की इनकम है, जो मेरी जो रेंट मुझे जो मिल रहा है, वो कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में।
ठीक है। तो इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब वो सारी इनकम जो अर्न की जा रही है प्रॉपर्टी के थ्रू की वजह से या फिर एंटरप्रेन्योर के थ्रू की वजह से। अब प्रॉपर्टी के थ्रू की वजह से इनकम क्या क्या आ सकती है, प्रॉपर्टी किस चीज को हम कह सकते हैं, तो भाई मेरी लैंड है, मेरा हाउस है, ठीक है, उसको अगर मैंने कहीं और किसी और को यूज करने दिया है, सपोज मेरा लैंड है उसको मैंने किसी और को यूज करने दिया है, तो आई विल अर्न रेंट, ठीक है। मेरा हाउस है उसको मैंने किसी और को यूज करने दिया, दैट मीन आई एम गोइंग टू अर्न रेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, लैंड हो सकती है, उसी तरीके से कैपिटल भी हो सकती है, उसी तरीके से कोई पेटेंट या फिर कॉपीराइट्स भी है, वो भी एक प्रॉपर्टी ही कहलाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो मेरी लैंड हो सकती है, ठीक है, उसके साथ साथ कैपिटल हो सकती है, फिर जो है पेटेंट या फिर कॉपीराइट भी हो सकते हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी ही कहेंगे, ठीक है, कॉपीराइट्स। तो वो सारी चीजें, लैंड अगर मेरी है तो उसको मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, ठीक है। कैपिटल होगी तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इसी तरीके से पेटेंट या फिर कॉपीराइट्स हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है, रॉयल्टी मिलेगी। तो ये इनकम भी क्या होगी, ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगी, ठीक है। इट विल कम्स अंडर द ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस ऑल दिस इनकम्स आर अर्न बाय बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी आई पजेस, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी होने की वजह से ही मुझे ये सारी इनकम मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस किसके अंडर में आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में, ठीक है। तो एक है प्रॉपर्टी, इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर है तो उससे क्या अर्न होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, डिविडेंड हो सकता है, ये सारी चीजें जो हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में है, मतलब ये सारी चीजें मिला के हमारी क्या बनेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपको यहां पे यही याद रखना है, इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके थ्रू अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टी अर्न कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। नाउ थर्ड वन, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज MI, ठीक है। तो इनकम ऑफ ऑन अकाउंट्स वर्कर्स लाइक फार्मर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज लाइक स्मॉल शॉप ओनर, रिपेयर शॉप्स इज नोन एज मिक्स इनकम। अब कुछ एम्प्लॉयज, अब कुछ लोग जो होते हैं ना तो वो जॉब करते हैं, ठीक है, ना ही वो किसी इस तरीके से अर्न करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी से अर्न नहीं करते वो, लेकिन वो क्या करते हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि लॉयर है, ठीक है, डॉक्टर है, वो सारी चीजें, फार्मर है, वो सारे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय, वो अपने खुद से ही सारा बिजनेस, अब खुद से ही इनकम अर्न करते हैं, ना तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी है और ना ही वो कहीं पे जॉब करते हैं, दे आर अर्निंग बाय देम सेल्फ, मतलब कि वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इन लोगों की इनकम भी हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरीके से दूसरे ऐसे भी होते हैं, ऐसे एंटरप्राइजेस भी होते हैं जो अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं, मतलब कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि कोई एक बार्बर शॉप है, ठीक है, आपके नियर बाय में कोई बार्बर शॉप है, तो वो क्या रजिस्टर्ड होगा, नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा और गवर्नमेंट का उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे गांव में जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं या फिर कोई रिपेयर वाला होता है, वो टोटली अनरजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो उनकी इनकम भी क्या आएगी, मिक्स्ड इनकम में, ठीक है। वो जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो किसके अंडर में आएगी, मिक्स्ड इनकम में, ठीक है। तो इनकम ऑफ ऑन अकाउंट वर्कर्स, मतलब खुद का अकाउंट हो, ऐसे वर्कर्स लाइक फार्मर है, वो क्या करेगा, खुद खेती करेगा और खुद पैसा कमाएगा, तो वो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी अर्न कर रहा है, that all will be included into the domestic income under the head of mixed income, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज मतलब द एंटरप्राइज हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे शॉप्स जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आपके नियर बाय हाउस में यू विल हैव अ स्मॉल जनरल स्टोर, किराना स्टोर होगा, ठीक है, वहां पे, तो वो शायद हो सकता है कि रजिस्टर्ड ना हो, देयर विल बी अ स्मॉल रिपेयर शॉप और देयर विल बी अ स्मॉल बार्बर शॉप ऑल्सो विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। तो ऐसे लोगों की इनकम किसके अंडर में आएगी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज MI, ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज MI, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI, ठीक है, COE OS प्लस MI इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो आपको कई बार जो है ये डोमेस्टिक इनकम ना देके डायरेक्टली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ होगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इट इज द डोमेस्टिक इनकम। ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस OS ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम के लिए या फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर एंड फॉर द होमवर्क यू हैव टू राइट इट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट, और यू हैव टू राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।